हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं और इसको AT&T बेल लेबोरेटरीज है जो USA की, उसने 1972 में डेवलप किया था। तो इसमें ये एक आदमी के ऊपर इसका नाम पड़ा, डेनिस रिचटे के ऊपर। सी जो होती है वो बहुत ही रिलायबल है लैंग्वेज, सिंपल है और बहुत ही इजी है इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सी जो है लगभग 3 डिकेड से ज़्यादा समय से यूज़ की जा रही है। सी लैंग्वेज सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस होता है। तो हमें C++, जावा बिना सी लैंग्वेज की नॉलेज के बिना नहीं सीख सकते हैं। सी बहुत ही डिफ़िकल्ट, बिना सी की नॉलेज के किसी और लैंग्वेज को सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, तो ये सभी सी में ही लिखे गए हैं। तो कोई भी लैंग्वेज सी को नहीं बीट कर पाई है, इसकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो है। तो इसलिए सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सबसे पहले सी के कैरेक्टर सेट के बारे में समझते हैं कि जो भी अल्फ़ाबेट, डिजिट या कोई स्पेशल सिंबल होते हैं उनको हम कैरेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स A से Z तक, कैपिटल और स्मॉल डिजिट्स होती हैं 0 से 9 तक, और कुछ ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको कि हम करेक्टर्स बोलते हैं। इसके बाद सी में जो कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। अल्फ़ाबेट, डिजिट और कुछ स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन होते हैं। कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है, जैसे कि 2 मीन्स 2, तो इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल होते हैं जो कि वैल्यू उनकी प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज हो सकती है और हो नहीं भी सकती है। तो इस तरह से वेरिएबल की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक ही रहती है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमें वेरिएबल, हमने x लिया किसी प्रोग्राम में, तो x मतलब 3, और जब एग्जीक्यूशन के टाइम में हमने x की वैल्यू 6 कर दी, तो अब x = 6 हो गया। तो 3 और 6 कभी चेंज नहीं होंगे। तो ये जो वैल्यू है 3 और 6, इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और x जो है वो वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज हो सकती है। इसके बाद कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम पहले से ही अपने प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर देते हैं सी कंपाइलर में। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो वेरिएबल के नेम नहीं होते हैं, वेरिएबल नेम के जैसे यूज़ नहीं किए जा सकते। उनको हम अलग से, उनके मीनिंग हमें कीवर्ड में लिखना होता है। जैसे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं कि रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, जैसे फॉर, इफ, स्टैटिक, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। तो अब हम वेरिएबल नेम्स को किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं सी लैंग्वेज में, उसके बारे में समझते हैं। तो वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है पूरे प्रोग्राम के दौरान। तो हमें पता है कि डाटा जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है, वो डाटा को हम वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। तो वेरिएबल एक ऐसा नाम है जो हम एक मेमोरी लोकेशन को दे देते हैं। तो एक वेरिएबल नेम जो होता है वो उस पॉइंट पर होता है जो मेमोरी की पर्टिकुलर मेमोरी की लोकेशन में होता है। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। अब हम वेरिएबल नेम बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो वेरिएबल का नाम होता है वो अलग अलग अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन से बनता है। 247 कैरेक्टर्स होते हैं किसी वेरिएबल के नेम की जो लेंथ होती है। तो लेकिन हम उसमें सिर्फ 31 कैरेक्टर्स का ही वेरिएबल बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। फर्स्ट कैरेक्टर जो होते हैं किसी वेरिएबल के नेम में, वो कोई अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। और वेरिएबल के नेम में हम कोई कॉमा या ब्लैंक स्पेस नहीं रखते हैं। और स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं अंडरस्कोर के अलावा, वो सभी वेरिएबल के नेम में हम अलाउड करते हैं। तो इस तरह से हमें अपने वेरिएबल नेम के टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत होती है कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले, कि हम एक इंटीजर को हम इंटीजर ले सकते हैं वेरिएबल के जैसे सिंटेक्स के साथ, जैसे INT वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर INT जो है एक वेरिएबल का नाम है, जिस वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। तो इस तरह से हम अलग अलग वेरिएबल ले सकते हैं अलग अलग नाम के लिए। INT फॉर इंटीजर, PN, इस तरह से ये वेरिएबल्स होते हैं। अब हम डाटा टाइप्स देखते हैं सी में किस तरह से होते हैं। तो सी जो होती है वो डाटा टाइप को सपोर्ट करती है। INT ऑक्यूपाइज 2, यानी कि 16 बिट कंपाइलर या 32 बिट कंपाइलर होता है मेमोरी में। फ्लोट में 4 बाइट्स होते हैं, डबल में 8 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई होते हैं, और करेक्टर में 1 बाइट मेमोरी में
ऑक्यूपाई होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम डाटा टाइप आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद जो मॉडिफायर्स होते हैं वो वेरिएबल की स्टोरेज लोकेशन की अमाउंट डिफाइन करते हैं, जैसे आईएनटी, फ्लोट, डबल, ये सब 4 मॉडिफायर्स होते हैं। तो शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड या अनसाइंड। तो शॉर्ट जो होता है वो शॉर्ट आईएनटी को यूज़ करने के लिए, लॉन्ग आईएनटी को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। लॉन्ग डबल जो होता है वो लॉन्ग डबल को स्टोर करने के लिए। इस तरह से अब हम कुछ वैलिड कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। वैलिड कॉम्बिनेशंस, लॉन्ग आईएनटी मतलब 4 बाइट्स का ये होता है, 32 बिट कंपाइलर। शॉर्ट आईएनटी 16 बिट कंपाइलर, आईएनटी 16 बिट कंपाइलर, अनसाइंड आईएनटी 16 बिट कंपाइलर। इस तरह से ये अलग अलग डाटा टाइप के लिए अलग अलग बाइट्स होती हैं। इसके बाद हम प्रोग्रामिंग समझते हैं सी में। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स होते हैं उसको प्रोग्राम करने के लिए। तो अब हम इस प्रोग्राम को डिटेल में यहाँ पर समझ सकते हैं कि 1 से 4 तक की जो लाइन है यहाँ पर वो कमेंट्स होते हैं प्रोग्राम में, उन्हें हम मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। लाइन 5 जो होती है वो सिंगल लाइन कमेंट होती है। लाइन 6 एंड 7 जो इसमें है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। इसके बाद लाइन 8 जो है वो मेन फंक्शन का स्टार्ट होता है, जहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसके बाद लाइन 9 में स्टेटमेंट ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया जाता है पेयर में। लाइन 10 में कोई भी वेरिएबल जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो हमें डिक्लेयर करना होता है। लाइन 12 से 15 तक यहाँ पर हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं वेरिएबल की। और लाइन 16 में a + b इज़ असाइन टू c। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। इसके बाद जबकि कमेंट्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रोग्रामिंग है तो उसमें कमेंट्स प्रोग्राम में हमें लिखना चाहिए। तो कमेंट्स ऐड करने से प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और हम उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद रिसीविंग इनपुट, किस तरह से इनपुट रिसीव की जाती है। तो ऊपर के प्रोग्राम में जो हमने लिखा वैल्यू 5 और 4 ए और बी को बताती हैं, लेकिन हमेशा हम ऐसा नहीं कर सकते, सिचुएशन के हिसाब से हमें उसमें इनपुट देना होता है। तो इसके बाद हम यहाँ पर Alt + F9 की होती हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करने में हेल्प करती हैं। Ctrl + F9 की हमारे प्रोग्राम को रन करती है। Alt + F5 जो होती है वो हमारे प्रोग्राम के आउटपुट को स्क्रीन पर देखने में हेल्प करती है। अब हम देखते हैं कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सी में जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमें वेरिएबल के टाइप को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोई भी वेरिएबल जो हम प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं हमें उससे पहले उसको डिक्लेयर करना होता है कि डिक्लेरेशन मतलब टाइप डिक्लेरेशन की क्या हमारा वेरिएबल है। तो इस डिक्लेरेशन को हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे INT, PR, RT, फ्लोट, अमाउंट। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशन वेरिएबल के जब हम करते हैं, कांस्टेंट के करते हैं, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम में INT A = 5, B = 10, तो यहाँ पर C = A + B है। तो A, B, C को हम ऑपरेंड्स बोलते हैं और ये जो निशान सिंबल्स यूज़ किए हैं इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसके बाद हम सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो कि किसी वैल्यू या वेरिएबल को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे प्लस है, ये एक ऑपरेटर है एडिशन के लिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। तो इस तरह से अलग अलग के लिए यहाँ पर अलग अलग साइंस दिए गए हैं। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जो कि यहाँ पर इस टेबल में दिखे गए हैं। ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, जैसे इक्वल टू है। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि दो ऑपरेंड के बीच का रिलेशन चेक करते हैं कि यदि वो ट्रू है तो वैल्यू 1 और यदि फॉल्स है तो वैल्यू 0। जैसे A इज़ ग्रेटर देन B, तो यहाँ पर ये निशान यूज़ किए जाते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल टू, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बाद कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि रिलेशनल ऑपरेटर को कंबाइंड एक्सप्रेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे एंड है, तो लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल और है,
लॉजिकल नॉट है, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब हम सिंटैक्स या कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि एडिशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सिंटैक्स होते हैं। कोई भी टेस्ट की कंडीशन वो ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 पे जाना है, यदि फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 पे जाना है। तो ये सब कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर इसमें यूज़ किए जाते हैं सी लैंग्वेज में। इसके बाद आउटपुट, ये पूरा प्रोग्राम का हिस्सा है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि सी लैंग्वेज में, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि AT&T's बेल लेबोरेटरीज जो है यूएसए की, उसने 1972 में डेवलप की थी। ये डेनिस रिचेटे ने डिज़ाइन और डेवलप की है। और अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिम्बल्स जो होते हैं वो एक करेक्टर सेट उनको बोला जाता है। और एक एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती पूरे प्रोग्राम के दौरान, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और वो एंटिटी जिसके वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज हो सकती है कहीं पर भी, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो ये था बच्चों सी लैंग्वेज के बारे में कॉमन सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।